प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले पिछली कक्षा में आपने जो पढ़ा है गुणनखंड वृक्ष, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ। गुणनखंड वृक्ष हल कैसे करते हैं, एक आसान सी पद्धति से। गुणनखंड वृक्ष, जैसे यहाँ पे कोई प्रश्न दिया हुआ रहता था, उसको दो भागों में बांटते थे, बराबर। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमें आंसर मिलता था उसको ऐसे दो भागों में बांटते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आंसर मिलता था उसको दो भागों में बांटते थे। ऐसा हम तब तक करते थे जब हमें शेषफल 1 ना आ जाए। अब इसको एक एकदम आसान सी विधि बताता हूँ जिससे आप इसको हल कर सकते हो। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, एक उदाहरण मैं लेता हूँ 56। अब इसको गुणनखंड वृक्ष से ही हमें हल करना है, बराबर। तो 56 को आप सबसे पहले इस तरीके से हल करोगे। यहाँ पर ये 56 जो है नंबर, सबसे छोटी संख्या देखोगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। 1 से तो भाग जाएगा, बराबर। फिर उसके बाद 2 है। 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पूरा भाग जाना चाहिए, पूरी तरह से कटना चाहिए। अगर नहीं कट रहा है तो फिर 3 से देखोगे। 3 से नहीं कट रहा है, 4 से देखोगे। मतलब कि शुरुआत आप छोटी संख्याओं से करोगे और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। अगर मैं 2 से देखूं तो यहाँ पर देखो, 2 दूनी 4, बराबर। 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना बचा? 1। 1 और 6 कितना हो गया? 16। 2 अट्ठे 16, बराबर। फिर उसके बाद देखो 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता? 2 एक कम 2, 2 चौके 8 गया। फिर उसके बाद 2 से देखोगे, 2 सत्ते 14, बराबर। अब उसके बाद इसको 7 को देखोगे, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7 एकम 7। समझा अभी? अब इसके बाद प्रश्न आपने, अब इसके बाद गुणनखंड वृक्ष में इसको लिखेंगे कैसे? अभी देखो, जैसे प्रश्न दिया हुआ है 56, बराबर। तो यहाँ पे लिखोगे 56। अब इसको हमने दो भागों में बांटा, तो हमें क्या मिला? दो भागों में 2 और 28। तो यहाँ पे जो ये 2 दिया हुआ है इसको इस तरफ लिखो और 28 को इस तरफ लिखो, क्योंकि हमें 28 को फिर से दो भागों में बांटना है ना। तो 28 को दो भागों में बांटा तो हमें क्या मिला? 2 और 14। तो यहाँ पे 2 लिखो और 14 को यहाँ पे लिखो। फिर उसके बाद हमें 14 को दो भागों में बांटना था, तो हमने क्या किया? 2 और 7 किया। यहाँ पे 2 किया और यहाँ पे 7 किया। फिर उसके बाद 7 को हमें दो भागों में बांटना था, तो इसको क्या किया? ए शेषफल मिल गया 1। तो मतलब हमारा ये यहीं पर आंसर खत्म हुआ। अब पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है ये देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंडों को जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? 140। 140 को गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? इसको भी इसी तरीके से हल कर सकते हो, ठीक इसी तरीके से। 140 को, अभी देखो, आप चाहो तो गुणनखंड वृक्ष का भी उपयोग कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हो। यहाँ पे देखो 140 को सबसे पहले आपको देखना है कि 2 से भाग जाएगा नहीं। 2 सत्ते 14 जाएगा, जीरो का जीरो ही उतर जाएगा, 2 जीरो में जीरो होता है। फिर उसके बाद 2 का भाग जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 0 10, तो 2 पंचे 10। फिर उसके बाद देखो, अब 2 का भाग दोगे तो इसमें नहीं जाएगा, बराबर, क्योंकि 2 एक कम 2 और 1 बच जाएगा तो 15 हो जाएगा। 2 का 15 से भाग जाता नहीं। फिर उसके बाद देखो, 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का जाएगा, नहीं जाएगा। 5 का, 5 को अगर भाग दोगे तो 5 सते 35 होता है, मतलब जाएगा। फिर उसके बाद 6 से नहीं जाएगा, अब सीधा 7 से जाएगा। 7 एकम 7। अब इसको वृक्षावली में कैसे लिखते हैं ये तो आप रफ बुक में हल कर लेना, क्योंकि वृक्षावली में आप डायरेक्ट हल करने जाते हो गुणनखंड को, तो यहाँ पे वृक्ष की सहायता से डायरेक्ट कठिन पड़ता है। लेकिन इससे हल करके आप इसमें आंसर लिखते हो तो आपको आसानी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे 140 हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा 140 को हमने दो भागों में बांटा, कैसे? 2 और 70 का गुणा करके। यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 70 लिखो। फिर उसके बाद ये 70 को हमने कैसे बांटा दो भागों में? 2 और 35 करके। यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे 35 लिखो। फिर उसके बाद इस 35 को हमने क्या किया? 5 और 7 का दो भागों में बांटा। 5 को किया और 7 को। मतलब आप इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो ये नंबर मिलेगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये नंबर मिलेगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे शेषफल 1 आ गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आपको उत्तर कैसे लिखना है? यहाँ पे हल, ये सिर्फ आपको रफ पेज पे लिखना है और बाकी आपको ये स्वाध्याय में लिखना है, ये आपको फेयर में लिखना है। फिर उसके बाद गुणनखंड, गुणनखंड 140 का हमें गुणनखंड निकालना था। 140 बराबर, देखो यहाँ पे 2 आया, 2 आया, 5 आया, 7 आया, तो सबको लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब 2 दो बार आया तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? 2 का घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो गया। ये मैंने आपको सिर्फ अच्छे से समझने के लिए बताया ताकि आप इसका जो आंसर है ना, ये यहाँ से आसानी से निकाल सको। ये रफ पेज पे आप कर लेना और ये फेयर पे करना, इतना सारा। अब उसके बाद प्रश्न क्या दिया हुआ है? 156। ठीक इसी तरीके से 156 को भी हल करेंगे। 156, तो सबसे पहले इसको 2 से देखेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 सत्ते 14, मतलब यहाँ पे कितना बचा? 1। फिर यहाँ पे 1 और 6 क्या हो गया? 16। 2 अट्ठे 16, चले जाएगा। फिर उसके बाद इसको 2 से देखेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 तिहाई 6, बचा कितना? 1। यहाँ पे 1 बचा ना, 6 हो गया तो ये 18 हो गया। 2 नवा 18। अब इसको देखोगे तो 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा। 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, 9 बचा खाली। 3 त्रिका 9। अब उसके बाद 13, तो खाली 13 को 13 से भाग जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे वृक्षावली को कैसे बनाएंगे? हल 156 बराबर, सवाल क्या दिया हुआ था? 156। वृक्षावली में इसको 156 को लाने के लिए क्या करेंगे? 78 और 2 का गुणा। तो सबसे पहले जो कम संख्या है उसको इस तरफ और जो बड़ी संख्या है उसको इस तरफ लिख लो। फिर उसके बाद 78 को क्या किया हमने? उन 2 और 39 का गुणा किया, दो भागों में बांटा, 2 को और 39 को। फिर उसके बाद 39 के लिए हमने क्या किया? 3 और 13 किया। यहाँ पे 3 किया और 13 किया। फिर उसके बाद 13 के बाद हासिल यहाँ पे 1 मिल गया, तो मतलब इसको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद उत्तर में क्या आ जाएगा? लास्ट में गुणनखंड बराबर, यहाँ पे क्या मिला? सबसे पहले 2 2 3 13। यहाँ पे देखो 2 2 3 13। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो जो कई बार आया है उसको एक साथ कर देंगे। एक साथ मतलब एक ही बार लिखने की जरूरत है। 3 गुणे 13 हो गया। ये आप रफ में हल करना, इतना तो रफ हो गया और ये फेयर के लिए हो गया। अब उसके बाद प्रश्न क्या दिया हुआ है? 3825, तीसरा दिया हुआ है 3825। तो इसको भी ठीक इसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद बड़ी संख्या की तरफ बढ़ेंगे, नहीं जाएगा तो 2 से अगर देखोगे तो 2 एक कम 2, कितना बचा? 1। 2 नवा 18, लेकिन लास्ट, फिर उसके बाद पूरा कट गया। 2 एक कम 2, लेकिन लास्ट में 5 बच रहा है तो नहीं जाएगा। मतलब इकाई के स्थान पे अगर 5 दिया हुआ है या फिर कोई विषम संख्या दी हुई है तो 2 से नहीं जा सकता। 2 से भाग कब जाएगा? जब इकाई के स्थान पर
2 4 6 8 हो तब, और इकाई के स्थान पे अगर 3 6 9 दिया हुआ है तो फिर 3 से भाग जाएगा। इकाई के स्थान पर अगर यहाँ पर 4 से कब भाग जाएगा, जब 4 हो 8 हो, और इकाई के स्थान पर अगर 5 दिया हो तो कब भाग जाएगा, 5 और 10 के समय पे। 7 से कब जाएगा, जब 7 हो खाली, और 8 के समय पे कब जाएगा, जब 2 4 6 8 हो तभी भी जाएगा, और 9 के समय पे कब जाएगा, 3 6 9 हो। तो अब देखो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 है तो यहाँ पे सीधा सीधा पहले देखेंगे छोटी संख्या से जा रहा है या नहीं जा रहा है। 3 एकम 3, बचा कितना, यहाँ पर कुछ नहीं, 8 हो गया। 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बच गया, 6 हो गया ना, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 बचा, ये 2 और ये 2, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 22 था तो यहाँ पे, हाँ 21 हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, मतलब तो 1 और 5 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 3 से जाता है कि नहीं जाता है, 3 चौके 12। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पूरा कट गया, यहाँ पे 7 बचा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, मतलब यहाँ पे कितना बचा, 1 बच गया। अब उसके बाद 1 और ये 5 कितना हो जाएगा, 15, 3 पचे 15, मतलब पूरी तरह से कट गया। आप जिस भी संख्या से भाग देते हो उससे पूरी तरह से कटना चाहिए। अब उसके बाद ये देखो 4 से नहीं जाएगा, ये अब सीधा 5 से जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 होता है, फिर कितना बचा, 2, तो 5 पचे 25। फिर यहाँ पे देखो 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, बचा कितना, 3, 5 सते 35। अब 17 को भाग देने का जरूरत नहीं है, 17 एकम 17। अब इसको वृक्षावली में बनाएंगे कैसे, ये तो आपको समझने के लिए था, इसको मत लिखना यहाँ पे। वृक्षावली में 3825 ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में कैसे बांटा, 1275 और ये 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 1275 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 1275 को हमने क्या किया, दो भागों में बांटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 425, 3 और 425। फिर उसके बाद इसको क्या किया, दो भागों में बांटा हमने, 425 को, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 85, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 85। फिर उसके बाद 85 को क्या किया हमने, दो भागों में बांटा, एक हो गया 5 और दूसरा हो जाएगा 17। यहाँ पे हल मैं लिखता हूँ क्योंकि हमारा आंसर यहीं से शुरू हुआ है, ये तो आपको रफ में लिखने की जरूरत है, ये फेयर में हो जाएगा। फिर उसके बाद गुणनखंड, गुणनखंड बराबर, अभी देखो यहाँ पे 3 3 5 5 17, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 कितनी बार आया, दो बार, मतलब 3 के ऊपर 2 घात हो जाएगा। 5 कितनी बार आया, दो बार, तो 5 के ऊपर घात 2 गुणे 17, ये हो गया आपका आंसर। अब उसके बाद प्रश्न चौथा क्या दिया हुआ है, 5005। 5005 को ठीक उसी तरीके से हल करना है जैसा हमने इसको हल किया। 5005, अब इसको सबसे पहले रफ में हल कर लेता हूँ। यहाँ पे 5005, अभी देखो यहाँ पे सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो इकाई के स्थान पे 5 है, मतलब कि ये अगर आप 3 से भाग दोगे तो भी जाएगा,
3 से नहीं जाएगा, सॉरी 5 से, इकाई के स्थान पे 5 है ना, यहाँ पे 5 से, तो 5 एकम 5 पूरा कट गया, अब 0 बचा, ये 0 बचा, फिर उसके बाद 5 बचा, 5 एकम 5, अब उसके बाद इकाई के स्थान पर 1 है, तो अभी देखो 7 से भाग जाता है कि नहीं, 7 त्रिक 7 एकम 7, तो यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 3, क्योंकि 7 एकम 7 3 बचा, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 और ये 0 कितना हो जाएगा, 30, 7 चौके 28, अब यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 और 1 मिला करके 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21, अब उसके बाद यहाँ पे ना ही 2 से जाएगा, ना ही 3 से जाएगा, ना ही 4 से जाएगा, ना ही 5 से जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से सीधा जाएगा, 11 एकम 11, कितना बच गया, 3, ये 3 और ये 3 मिला करके 33 होता है, तो 11 तिया 35, फिर उसके बाद यहाँ पे 13 बचा, 13 को भाग दोगे तो 13 ही मिलेगा, ये तो हो गया रफ में आपका। अब फेयर में 5000 5 दिया हुआ है, अब इसको क्या करोगे, दो भागों में बांटोगे, 5000 5 को दो भागों में बांटा कैसे, 5 और 1000 एक से, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1001 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1001 को दो भागों में कैसे बांटा, 7 और 143 से, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 143, इतना याद रखना, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वो दाहिने तरफ ही लिखी जाएगी, छोटी संख्या बाएं तरफ आएगी, फिर उसके बाद 143 के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 11 और 13 किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13, फिर उसके बाद यहाँ पे शेषफल आ गया एक, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद आंसर, गुणनखंड बराबर 5 7 11 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, हो गया, बस एकदम आसान था। अब इसके बाद प्रश्न को क्या दिया हुआ है, 7429, पांचवा प्रश्न 7429, इसको सबसे पहले रफ में हल कर लेंगे, 7429, अब इसको देखोगे तो 2 से भी नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, आप कहोगे इकाई के स्थान पे 9 है, जाना चाहिए, लेकिन ये जो संख्या है ना, ये कटेगी नहीं, इसके लिए जो छोटी संख्या होती है उसमें आप आसानी से चेक कर सकते हो, लेकिन ये बड़ी संख्या है, इसमें नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 12 नहीं जाएगा, 13 भी नहीं जाएगा, 14 भी नहीं जाएगा, सीधा सीधा देखोगे तो 17 से जाएगा, तो 17 को भाग दोगे अगर 4 बार, तो ये पूरा कट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा, तो 17 त्रिक 51, यहाँ पे 3 बार जाएगा, फिर उसके बाद 17 त्रिक, फिर उसके बाद 7 बार जाएगा, फिर उसके बाद ये देखोगे तो सीधा सीधा 19 से जाएगा, 19 को भाग देना है 23 से, अब देखो इसको क्या करना है, गुणनखंड को वृक्ष वाली पद्धति से हल करना है, तो यहाँ पे आपका सवाल था 7429, फिर उसके बाद इसको दो भागों में बांटा, भागों में बांटने के लिए क्या किया, 17 और 437, तो यहाँ हो जाएगा 17 और यहाँ हो जाएगा 437, फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को क्या किया, 19 और 23, 19 और यहाँ पे क्या किया, 23, हो गया, गुणनखंड अभी लिखेंगे, गुणनखंड 17 गुणे
19 गुणे 23। यहाँ पे आप आखिरी में भाग देना चाहो दे सकते हो, 23 को भाग दोगे 1 से तो वही आएगा, ये हो जाएगा रफ पेज। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 2। तो दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो देखो, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ आपको मैं पहले बताया था, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, जैसे आपको दो संख्याएं दी हुई है बराबर, तो दोनों में जो संख्या समान रहेगी वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। और एलसीएम का मतलब होता है कि जो संख्या दो बार आई रहेगी उसको एक बार लिखेंगे और बची हुई संख्याओं को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब पहला प्रश्न मैं हल कर रहा हूँ, आप सबको समझ में आ जाएगा। तो उसके आगे क्या लिखा हुआ था प्रश्न में, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो सबसे इस प्रश्न का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। फिर उसके बाद जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उन दोनों का आपस में गुणा करना है। अगर उन दोनों का गुणा करने के बाद और फिर उसके बाद इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद दोनों बराबर आ रहा है तो मतलब वो है, और अगर नहीं आ रहा है तो बराबर नहीं है। पहला प्रश्न है 26 और 91। 26 और 91। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे वृक्ष पद्धति से, आप हल करो चाहे गुणनखंड पद्धति से। यहाँ पे हो जाएगा 26 और यहाँ पे हो जाएगा 91। इसको सबसे पहले रफ पेज पे हल कर लो एक तरफ। ये हो जाएगा आपका 26। 26 को क्या करना है, दो भागों में बांटना है, दो से भाग जाएगा। यहाँ पे दो एक कम दो कट गया, कुछ नहीं बचा, 6 बचा, दो तिहाई 6। फिर उसके बाद 13 किससे जाएगा, सीधा 13 से ही जाएगा, 13 एक कम 13। अब उसके बाद 91 का निकालना है, तो 91 के लिए क्या हो जाएगा, 91 का भाग 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 को भाग दोगे तो 7 एक कम क्या होता है 7 हो जाता है, बचा कितना यहाँ पे 2। ये 2 और 1 मिला करके 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। फिर उसके बाद 13 का भाग देना है 1 के साथ, मिला। तो अभी सबसे पहले इसको वृक्षावली में बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा 2 और 13। फिर उसके बाद हमारा 13 तो आ ही गया हासिल, एक तो इस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 91 का लिखेंगे। 91 के लिए क्या करेंगे 7 और 13। फिर उसके बाद यहाँ पे हासिल मिल गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दिया जाए। अब उसके बाद 26 का हमें क्या क्या मिला गुणनखंड, 26 बराबर 2 गुणे 13 मिला। और 91 का हमें क्या मिला 7 गुणे 13, समझ गया। अब उसके बाद 26 और 91 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब मैं बताया आपको कि जो दो बार हो, दो बार मतलब यहाँ पे हमने हल किया बराबर, 26 को हल किया और यहाँ पे 91 को हल किया। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 13 दो बार है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, मतलब इसको एक बार लिखेंगे। और जो बची हुई संख्या है एक बार है उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। एलसीएम में इतना ध्यान रखना कि कोई भी संख्या एक बार से अगर ज्यादा आ रही है तो उसको एक ही बार लिखना है आपको आंसर में, और जो एक बार आ रही है उसको तो लिखना ही है। और एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्याएं दोनों में मिलती जुलती हो, यहाँ पे 13 है यहाँ पे भी 13 है, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। 26 और 91 का एलसीएम, 26 और
91 का एलसीएम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 और 91 का एलसीएम। यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो मतलब एक ही बार लिखेंगे, 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर क्या बच गया, 7। अब उसके बाद 26 और 11 का एचसीएफ निकालेंगे। 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में समान संख्याएं हो, तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, दोनों में 13 मिल गया, ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। एचसीएफ गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो अगर आप इसका गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 182। फिर उसके बाद 182 हमारा एलसीएम था और एचसीएफ था 13। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2366। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब उसके बाद तथा संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तथा संख्याओं का गुणनखंड। संख्याओं का गुणनखंड, जो संख्या दी हुई है, कौन कौन सी संख्या थी, 26 और 91, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 26 गुणे 91 बराबर क्या हो जाएगा, 2366। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, अभी समीकरण 1 था 2 से, समीकरण हमारा 1 था 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 देखोगे तो यहाँ पे एक हमने जो हल किया 2366 मिला, 2 हमें 2366 मिला। यहाँ पे एल सी एम गुणे एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, समझ गया। अब दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है 510 और 92 का हमें देखना है कि एलसीएम एचसीएफ का गुणा करने पर, संख्याओं का गुणा करने पे बराबर आ रहा है या नहीं। 510 और 92। दूसरा प्रश्न 510 और 92। तो सबसे पहले इसको एक रफ में देखेंगे, 510 और 92। तो सबसे पहले 510 को रफ में हल करेंगे। 510 अभी ये देखोगे आप, इससे भाग जाएगा 510, 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 पंचे 10, फिर कितना बचेगा 1, मतलब जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बच गया 1, 1 और 1 11, 2 पंचे 10, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 जाएगा 2 से, फिर उसके बाद सीधा सीधा दिख रहा है इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से ही जाएगा, 5 पचे 25 और 5 एक कम 5, फिर उसके बाद ये देखो 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, कितना बचा 2, 2 और 1 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर उसके बाद ये सीधा सीधा 17 से जाएगा, 17 एक कम 17। ठीक उसी तरीके से 91 को भी हल कर लेंगे। 91 में 2 से भाग जाएगा, प्रश्न में 91 दिया हुआ है या 92 दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है,
यहाँ हो जाएगा 92। 92 को यहाँ पे 92 दिया हुआ था ना, हाँ। पहले सबसे पहले देखेंगे 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 2 से जाएगा, 2 चौके 8, कितना बच गया, 1, 1 और 2 6 हो 12 हो जाएगा, 2 छम 12। फिर उसके बाद 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, खाली 6 बचा यहाँ पे, तो 2 तिहाई 6। अब उसके बाद 23 का सीधा भाग जाएगा, 23 से कम 23। यहाँ पे वृक्षावली आप बनाओगे 510, ये क्या हो जाएगा, 2 भागों में बटेगा 510। यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 500, 255। हमने 510, 510 को 2 भागों में बांटा ना, 2 गुणे 255 करके। फिर उसके बाद 255 के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे 5 और 51 किया, 5 और 51 किया। फिर उसके बाद इन दोनों को क्या किया, आपस में बांटने के लिए 3 और 17 किया, 3 और 17 किया। फिर उसके बाद यहाँ पे हासिल एक आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला क्या था, 92। 92 के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले 2 और 46, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 46। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 46 को लाने के लिए यहाँ पे 2 और 23, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 23। फिर उसके बाद हासिल एक आ गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सबसे पहले दोनों का अलग अलग करेंगे। 510 बराबर, यहाँ पे देखो 2 5 3 17, तो 2 3 5 और 17, तो इन सबका आपस में आपको गुणा करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर 92 का हमने क्या किया था, 2 2 23, तो 2 गुणे 2 गुणे 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो अब क्या हो जाएगा, 510 और 92 का एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, यहाँ पे देखो एलसीएम का मतलब होता है क्या, जो दोनों में, ये देखो यहाँ पे ये 2 बार था, तो इसको एक बार लिखा, और बचा हुआ जो ये था इन सबको एक बार ही लिखना है। एलसीएम का मतलब जो 2 बार है उसको एक बार, और बाकी संख्याएं ऐसे का ऐसे लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, फिर उसके बाद 17 गुणे 2 गुणे 23। यहाँ पे सबका आंसर निकालोगे तो 46,920, ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर उसके बाद 510 और 92 का एचसीएफ, यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में समान संख्याएं हो, तो यहाँ पे 2 समान है, बराबर। फिर उसके बाद क्या समान दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, खाली 2 ही है ना जो दोनों में मिल रहा हो, जो दोनों में संख्याएं मिले वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। फिर उसके बाद अब इन दोनों का गुणा करेंगे, एल सी एम गुणे एच सी एफ। एलसीएम का मतलब यहाँ पे हमें जो आंसर मिला है इसका गुणा करना है, और एचसीएफ का गुणा करना है। यहाँ पे कुछ 2300, इन दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा
2346, 23,460 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 23,460 गुणे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 46,920। अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा, तो यहाँ पे समीकरण 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है। अब 510 और 92 का आपस में गुणा करेंगे। 510 जो हमने यहाँ पे किया था पहले वाले प्रश्न में, इसके पहले वाला जो प्रश्न हमने हल किया था, यहाँ पे संख्याओं का गुणनखंड था 510 और 92 का गुणनखंड। यहाँ पे हो जाएगा, दोनों का गुणनखंड करोगे तो 510 गुणे 92, तो इसका आंसर मिल जाएगा 46,920। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो अभी क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से, 1 और 2 से क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। एल सी एम गुणे एच सी एफ बराबर संख्याओं का गुणनखंड। ये प्रश्न हल हो गया। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, 336 और 54, तो इसका मैं अगले वीडियो में हल करके देता हूं मैं। इसके आज के लिए इतना ही।